दोस्तों हमारे सामने दो शब्द आते हैं, एक विरासत और एक पुश्तैनी। वैसे तो सुनने में दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ा फासला होता है, दोनों के बीच में अंतर होता है। दोस्तों हमें इनके बीच के फासले का, हमें इनके बीच का अंतर का मालूम होना चाहिए। हमें पुश्तैनी संपत्ति और विरासत में जो संपत्ति मिलती है उसके बीच का फर्क मालूम होना चाहिए। अदरवाइज वरना अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो दोस्तों हमें पछताने का मौका भी नहीं मिलता। तो दोस्तों आज वित्त कुंड के माध्यम से जानते हैं कि विरासत में मिली प्रॉपर्टी क्या होती है और पुश्तैनी प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है वो पैतृक संपत्ति होती है, वो हमें जो है हमारे दादाजी से और हमारे पिताजी की तरफ से ही मिलती है। लेकिन जो विरासत में मिली संपत्ति होती है उसका दायरा बड़ा होता है, वो हमारे किसी भी रिश्तेदार से हमें मिल सकता है। वो हमें जो है अपने मामा की तरफ से, नानी की तरफ से, भाई की तरफ से, दादी की तरफ से जो है संपत्ति वो हमारी तरफ आ सकती है, उसको जो है विरासत में मिली प्रॉपर्टी में बोलते हैं। लेकिन जो पुश्तैनी संपत्ति होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है, वो सिर्फ हमें अपने पिताजी की तरफ से और अपने दादाजी की तरफ से ही मिलती है। दोस्तों जो पुश्तैनी संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, उस संपत्ति से जो है हमें बाहर नहीं किया जा सकता। कोई माँ बाप जो है अपने बच्चों को पुश्तैनी या पैतृक संपत्ति से अलग नहीं कर सकते, बेदखल नहीं कर सकते। सब अर्जित प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। सब अर्जित प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि माँ बाप के खुद की कमाई से जो प्रॉपर्टी वो खरीदते हैं उसको सब अर्जित प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो दोस्तों जो पुश्तैनी संपत्ति होती है, जो पैतृक संपत्ति होती है, उससे बाहर नहीं किया जा सकता, बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो दोस्तों वो पैतृक संपत्ति नहीं रहती, वो पुश्तैनी संपत्ति नहीं रहती। अगर कोई भी बंटवारा उसमें हो जाता है तो उसके बाद जो है उस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। अगर किसी ने भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा एक बार कर दिया, उसके बाद जो है उस पर से पुश्तैनी संपत्ति का टैग जो है वो हट जाता है। तो दोस्तों जो पिता है, जो दादा है, उसके पूर्वजों से जो संपत्ति मिलती है उसको पुश्तैनी संपत्ति बोलते हैं, पैतृक संपत्ति बोलते हैं। दोस्तों पैतृक संपत्ति का नियम ये होता है, अगर हमें कोई क्लेम करना है तो हम सिर्फ 12 साल तक जो है उस पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कुछ मामलों में जो है कोर्ट 12 साल के बाद भी परमिशन दे सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं विरासत में मिली प्रॉपर्टी का। विरासत में जो प्रॉपर्टी मिलती है उसका दायरा बड़ा होता है, वो हमें मामा की तरफ से, नानी की तरफ से, भाई की तरफ से, दादी की तरफ से भी जो है मिल सकती है। और वो प्रॉपर्टी हमें तभी मिलती है जब उसके ओरिजिनल जो मालिक है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों वो किसी भी रिश्तेदारी की तरफ से जो है हमारी तरफ आ सकती है। और जो पुश्तैनी संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, वो जो है पिता की तरफ से आती है, दादा की तरफ से आती है और 4 पीढ़ियों का ही हक उस पर हो सकता है। जैसे कि अगर परदादा के पिता से जो हमें संपत्ति मिलती है, परदादा के पिता से जो संपत्ति मिलती है उस पर हक होता है परदादा का, दादा का, पिता का और हमारा, मतलब 4 पीढ़ियों का हक जो है वो पुश्तैनी संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर हो सकता है। 12 साल का समय होता है कोई भी पैतृक संपत्ति पर क्लेम करने के लिए। और दोस्तों पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता, सब अर्जित संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। लेकिन एक बार पैतृक संपत्ति का अगर बंटवारा हो गया तो उसके बाद जो है उससे बेदखल किया जा सकता है। तो दोस्तों आशा है आपको जो है विरासत में मिली प्रॉपर्टी और पुश्तैनी और पैतृक संपत्ति के बीच में जो है फर्क मालूम हुआ होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाले वीडियो हैं। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओम वित्ताय नमः। राम राम भाइयों।